अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में लॉकडाउन को नरम करके कारोबार करने और दुकानें खोलने की इजाज़त दिए हुए आज 3 दिन हो गए हैं और इस दौरान पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा 2255 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान 11,848 टेस्ट किए गए, यानी 19% ये शरह बनती है। यानी पाकिस्तान में अब जो शरह 8% हुआ करती थी टेस्ट करने से लेकर टेस्ट के मस्बत आने तक, अब वो 19% हो गई है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 31 मजीद अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 737 हो गई है और पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 4,336 पर पहुंच चुकी है। इस वक्त 34,336 पर पहुंच चुकी है। जबकि आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बताया गया है कि ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया है। अवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई, लेकिन कोरोना के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है, इसलिए हिफाजती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मगर दूसरी जानिब हुकूमत की तमाम तर हिदायत और वार्निंग्स के बावजूद मुल्क की छोटी बड़ी मार्केटों और दुकानों में एहतियाती तदाबीर को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। समाजी फासले, फेस मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ दुकानदारों और खरीदारों दोनों की तरफ से खिलाफ वर्जियां भी बढ़ती जा रही हैं। यहां तक के बड़ों के साथ बच्चे भी बाजारों में आ रहे हैं। हालांकि बच्चों को बाजार लाने से हुकूमत की तरफ से मना किया गया है, मगर उन्हें रोका नहीं जा रहा। इसी तरह सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है और अब इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का आगाज कराची, पेशावर और कोयटा से हो गया है, जहां SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया है। आज जिला इंतजामिया ने कराची की ज़ैनब मार्केट, मदीना मॉल, विक्टोरिया मार्केट, गुल प्लाजा और यूनिवर्सिटी रोड की दुकानों पर छापा मारा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। अहम बात यह है कि इस मौके पर चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने मार्केटें सील करने के इकदाम को कानूनी करार दिया और उनका कहना था कि हमें ताजिरों से शिकवा है कि वो SOPs पर अमल नहीं करा सके। एसी साहब ने इक़दाम किया है, हम उसे कानूनी करार देते हैं और हमें ताजरों से शिकवा है कि हमने इतनी ज़मानत दी, इतनी कोशिश की, इस कदर हमारी मेहनत के बाद आप हमें ये समझ दे रहे हैं कि आप SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम कतई किसी वॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। के साथ साथ सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियों और SOPs पर अमल न करने से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जुर्माने की रकम 3,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। जबकि आज पेशावर में भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की और एक मार्केट और यूनिवर्सिटी रोड पर 5 दुकानें सील करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह कोयटा में भी गुज़िश्ता रोज जिला इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद न करने पर 54 दुकानों को सील करके 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जबकि आज लाहौर में वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने अनारकली बाजार का दौरा किया और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों पर और दुकानदारों पर बरहमी का इजहार किया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस हवाले से आज पंजाब हुकूमत के आला सतही इजलास में मार्केटों की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इजलास में अछरा बाजार, टाउनशिप बाजार समेत दीगर बाजारों को हिफाजती इकदाम न करने पर बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि खिलाफ वर्जी पर पहले दुकानों का चालान होगा, फिर दुकानें बंद कर दी जाएंगी। हुकूमत ने ताजिर बरादरी की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर उन्हें कारोबार की इजाज़त दी थी। साथ ही खबरदार किया था कि खिलाफ वर्जी पर दोबारा पाबंदी लग सकती है, दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। अब 3 दिन के बाद बाजार और दुकानों में SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर मार्केटों को सील कर दिया गया है। हुकूमत मजीद कह रही है कि हम दोबारा लॉकडाउन कर देंगे। हमारे साथ पंजाब के वजीर सेहत और तिजारत मियां असलम इकबाल मौजूद होंगे, वजीर तालीम सिंध सईद गनी मौजूद होंगे जिन्होंने ताजिरों से मुज़ाकरात किए। साथ ही चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक मीर साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों ने वादा किया था SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, नहीं हो रहा है। अब दुकानें सील हो रही हैं और जाहिर है आपने एक उसूली मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि हुकूमत ठीक कर रही है अगर दुकानों को इस वक्त सील कर रही है, मार्केटें बंद कर रही है, मगर बड़ी मार्केटें बंद हो रही हैं, क्यों नहीं अमल दरामद करा पा रहे आप? ताजरों के भी हाथ में समझे कि नहीं है, बस से बाहर ये उम्मीद नहीं थी कि 2 माह के बाद लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे। मार्केटों में एक रश उमड़ आया जिस तरह कोई एहतजाजी जुलूस मार्केटों में दाखिल होता है। तो क्योंकि मॉल सारे 40 से ज़्यादा मॉल्स बंद हैं और उसके बाद 2 कैटेगरीज में अगर देखें मार्केटों को, अगर 2 कैटेगरीज में लें तो वो कैटेगरीज जिसमें ईद के हवाले से सेल है वो तमाम मार्केटें इस वक्त
मैं देख रहा हूँ, आज मैं क्लिफ्टन में भी डिफेंस में भी गया, कुछ 36 मार्केटों को देखा। लेकिन एक अच्छे साइन ये भी देखें कि उन 36 में से 30 मार्केटें बेहतरीन तरीके से SOPs पर अमल पैरा थी। कल मैंने इसीलिए मैं कमिश्नर को भी दावत दी कि आप सुबह ये विजिट भी कीजिए, ये मंजर भी देखिए। दूसरी जानिब सदर ज़ाहिर पहले दिन से ही वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। एक दुकान पे 50-50 ख़रीदार, जो कि ईद शॉपिंग के हवाले से। फिर एक र्यूमर्स भी था, लोगों को पता कहा गया क्योंकि सोशल मीडिया पे ये अफवाह चली कि 2 से 3 दिन के बाद 21 तारीख के बाद फौरी बाद मार्केटें दोबारा से बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन सख्त हो जाएगा, ये सहूलत वापस हो जाएगी। तो उजलत में जल्दी लोग निकले। वैसे यानी ना ताजिर संजीदा ले रहे हैं ना अवाम संजीदा ले रहे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है मगर अवाम को लग नहीं रहा कि खतरनाक है। लोगों को भी कुछ अवेयरनेस चाहिए। मैं समझता हूँ आपके इस मौकर शौक में मैं आवाम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदा के लिए बच्चों को लेकर आप इतने रश में आते हो, आप 10-10, 12-12 खवातीन एक साथ आते हैं, जबकि ख़रीदारी तो 1 से 2 खवातीन को करनी होती है। कुछ सोचें। हम तो चाहते हैं आप घर में ईद का तोहफा लेके जाएं, कोरोना लेके ना जाएं। क्यों इस तरह से आप लोग आते हैं? अगर देखें, ये मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो मार्केटें सील हुई वहाँ 5% लोगों ने भी मास्क नहीं पहने थे, लेकिन जो कस्टमर्स वहाँ मौजूद थे उसमें 1% के चेहरों पर भी मास्क नहीं थे। तो अब खुद को संभालें, हम अपने स्टाफ को देखें, अपने मामलात को देखें या उन कस्टमर्स को देखें। बड़ी मुश्किल से सूरत हाल है। सईद गनी साहब, आप बताइएगा, ज़रा आप लोगों ने खोल दी है मार्केट, उसके बाद अब आप सख्ती भी कर रहे हैं, जुर्माने भी बढ़ा दिए हैं, मार्केटें भी सील कर दी हैं। वो कह रहे हैं अवाम का हमें तवक्को नहीं थी इतना बड़ा रश आएगा, ऊपर से अवाम अभी तक गैर संजीदा ले रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है उनमें, और इतनी सारी खवातीन आ जाती हैं, फिर वो अपने साथ बच्चों को भी ले आती हैं, और फिर ताजिर बरादरी भी वो जो हैं वो भी नहीं मास्क पहन रहे हैं। ये इस वक्त वो कह रहे तवक्को ही नहीं कर रहे थे सारे लोग आएंगे। शायद देखिए, किसी न किसी ने तो ये जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। अगर शहरी नहीं कर रहे हैं तो ये बात तय हुई थी हमारे जितने ट्रेडर्स दोस्त हैं उनके साथ कि आप अपनी दुकान में किसी को इजाज़त नहीं देंगे जिसके पास मास्क नहीं होगा, और आपके अपने जो मुलाजमीन है वो भी मास्क पहनेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो भी कार्रवाई हुई, और जब पिछले 2 दिनों में हम तमाम ट्रेडर्स को हम आगाह करते रहे, इनके जो लीडर्स हैं उनको बताते रहे, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया और हुकूमत के जो एक्शंस थे उनको सपोर्ट भी किया है। तो आज 7 मार्केट्स हमने साउथ में सील किए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दुकानें सील की हैं। तो उससे कम से कम एक मैसेज तो जाना चाहिए उन लोगों को जो समझ रहे हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा, हम जो मर्जी करते रहें। अगर उन्हें कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो जो SOPs हैं उसको उन्होंने फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आवाम को भी थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर उनके पास प्रॉपर जो मास्क है वो नहीं होगा, या प्रॉपर अपने आप को वो एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार करके नहीं आएंगे, तो शायद वो दुकान के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। जब तक ये चीज़ें दुकानदार खुद नहीं फॉलो कराएंगे तब शायद ये बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो नहीं कर सकती कि हर दुकान के दरवाजे पे एक बंदा खड़ा करें और हम लोगों को चेक करें कि उनके पास मास्क है कि नहीं है, वो फासला रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है तमाम दुकानदारों की, उसको पूरा करें। अच्छा, दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि तो मॉल्स बंद हैं जिसकी वजह से रश ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये अफवाहें फैल गई कि शायद 21 रमज़ान के बाद मार्केटें दोबारा बंद करने हुकूमत जा रही है, इसलिए लोगों का और ज़्यादा रश बढ़ गया और वो आ गए। क्या ऐसा है? क्या दोबारा मार्केटें बंद करने का सोच रही है हुकूमत? नहीं शाहजेब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, मैंने शायद पहले आपके शो में ही कहा था कि अगर तो शहरी फॉलो करते हैं SOPs को, दुकानदार फॉलो करते हैं और चीज़ें जिस तरह हम सोच रहे हैं उस तरह चलती हैं, तो मुमकिन है कि हम और चीज़ें खोलने की तरफ जाएं। लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करेंगे और केसेस बढ़ेंगे और बद एहतियाती होगी, लापरवाही होगी, गैर जिम्मेदारी होगी, तो फिर ये इम्कानात ज़ाहिर बढ़ते हैं कि आप बजाय खोलने के मजीद बंद करने जाएं, और बंद भी शायद पहले से ज़्यादा सख्ती के साथ करेंगे। तो ये बुनियादी चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमारी पहली तरजीह ये है कि हम अपने शहरियों को इस वायरस से बचाने के लिए कुछ इकदाम करें। अगर शहरी खुद एहतियात करते हैं तो हमारे ऊपर डेफिनेटली जो बर्डन है, वो प्रेशर, वो कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा एहतियात तो फिर हमारे पास चारा कोई नहीं है। लेकिन जो मैं आपको हुकूमत की सोच बता रहा हूँ वो ये है कि अगर शहरी एहतियात करते हैं, लोग SOPs को फॉलो करते हैं, हम इसके स्प्रेड को, वायरस को किसी तरह से बढ़ने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं,
तो मजीद हम दुकानें खोलने की तरफ जाएंगे, बिजनेसेस खोलने की तरफ जाएंगे, बंद करने की तरफ नहीं जाएंगे। यानी शहरी और ताजिरों की अब जिम्मेदारी है, अगर वो चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा ना हो तो पासदारी कर लें, तो मजीद उसमें नरमी हो जाएगी, वरना मजीद सख्ती होगी। मैंने पंजाब में क्या फैसला हुआ है वो मियां असलम इकबाल साहब से पूछना है। उन्होंने कल कहा था कि वो दौरा करेंगे और आज उन्होंने किया भी। मगर स्कूल्स के हवाले से तो आप लोगों का अब कंसेंसस है कि नहीं खुलने, मगर बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से कल आपकी बात से लग रहा था कि आप समझते हैं कि हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि कानून में गुंजाइश नहीं है आगे प्रमोट करने की। मगर शफकत महमूद साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि मनसूख हो गए हैं, हो ही नहीं सकते बोर्ड के एग्जाम्स, तो मनसूख ही समझे। शायद मैं अब इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ऐलान कर दिया और मैंने भी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था कि हम भी ये समझते हैं कि एग्जाम्स इन हालात में कराना मुश्किल हैं, लेकिन अगर हमारे कानून में ये लिखा है कि बोर्ड जो है वो इम्तिहानात लेंगे और उसके बाद बच्चों को पास करेंगे, तो मैं क्या करूँ उस कानून का, मैं उठा के उसको फेंक तो नहीं सकता हूँ। मुझे उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। तो आज हमारी मीटिंग हुई थी, मैं तो नहीं था, जो कमेटी हमने बनाई थी, कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने उसके अंदर एक कोई प्रपोजल्स बनाए हैं जिसमें हमें ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ चीज़ों में तब्दीली करनी पड़ेगी। हम उस कानून के अंदर ये गुंजाइश निकालेंगे कि बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रोमोट किया जा सकता है। तो मैं आपके शो में बता रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा ये बता रहा हूँ आपको कि हम प्रोमोट कर लेंगे, लेकिन हमें कानून को जो फॉलो करना पड़ेगा, जो मौजूदा कानून है उसमें रहते हुए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट शायद उनके लिए कानून की कोई अहमियत ना हो, लेकिन हम कानून को वायलेट नहीं करेंगे। तो अब जो यानी कि इम्तिहान मनसूख ही रहेंगे, अब कानून बदल के बच्चों को 9वीं जमात में, 11वीं जमात में या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, मगर कानून बदल देंगे, इम्तिहान मनसूख रहेंगे। आसानी से बात है वो ये है कि बच्चों को प्रोमोट हम करेंगे, उसका भी मैंने तरीकेकार बनाया है। मैं अभी जाके वो रिपोर्ट देख लूंगा, अभी मुझे देखनी जाके रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हमें अपने कवानीन में तरमीम करनी पड़ेगी और तरमीम करने के बाद हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। और ये भी सिर्फ प्रमोशन नहीं होगा, उनकी जो परसेंटेज है, जो जिस जमात में वो थे, लेट से अगर कोई 9वीं जमात में था उसको 10वीं में जाना है, तो 9th की जो परसेंटेज है उसको भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि उसको आगे एडमिशन्स में प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और मैंने इसीलिए कहा था कि हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अंदर माहिरीन बैठते हैं, वो बेहतर मशवरा देते हैं और हम कोई भी फैसला करते हैं उसमें प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद फैसला करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर भी होता है और बाकी सूबों की निस्बत आपको ज़्यादा मजबूत भी नज़र आता है। तो हमने सिर्फ ये ऐलान नहीं करना कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, इम्तिहान नहीं होंगे और छुट्टियाँ हो गई और 15 को खुलेगा। हम पूरा आपको एकेडमिक प्लान बताएंगे अगली जो हम अपनी मीटिंग करेंगे उसके अंदर, लेकिन ये तय हो गया है कि प्रमोट करेंगे, लेकिन कानून में तरमीम करने के बाद करेंगे, इस वक्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां असलम इकबाल वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब बहुत शुक्रिया। कल भी आप हमारे शो में थे, आपने कहा आप खुद मार्केट्स का दौरा करेंगे, आज आपने किया भी। अब खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में तो मार्केटें सील कर दी गई हैं, आप आज बरहम भी हुए, आपने देखा भी है कि लोग पासदारी नहीं कर रहे हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं? जब मैं अनारकली बाज़ार के अंदर विज़िट किया तो देखने में ये आया कि जो छोटी दुकानें हैं वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। जो 5 चीज़ें हमने उनसे कही थी, वो पांचों की पांचों चीज़ों जो थी उनमें से तो एक जो चीज़ थी, एक सरासर एक जो SOPs था जिसके अंदर ये था कि छोटे बच्चे और छोटे बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बच्चे और बच्चियों को। लेकिन देखने में ये आया कि बड़ी तादाद में बच्चे लोगों ने खुद उठाए हुए हैं, पेरेंट्स ने छोटे बच्चे गोद में भी उठाए हुए हैं और अदरवाइज़ भी वो मार्केट के अंदर माँ बाप के साथ घूम फिर रहे हैं, मास्क भी नहीं लिया हुआ। तो एक तो सबसे बड़ी वायलेशन ये थी। दूसरी ये है कि दुकानदारों ने खुद मास्क जो थे वो गलों में रखे हुए थे, यहाँ पर बजाय इसके कि मुंह पे पहनते, कईयों में जेब में रखे हुए हैं। जी मैंने अभी जेब में रख लिया और कईयों ने मोर देन 80%। फिर इसके साथ साथ जो बड़ी दुकानें थी वहाँ पर SOPs को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया गया था। उन्होंने वहाँ पर स्प्रे भी रखा हुआ था, सैनिटाइज़र का, मास्क भी पहन रहे थे जो बड़ी दुकानें थी अनारकली के आगे जाके। लेकिन जो मुल्हिका बाज़ार थे वहाँ पर SOPs की टोटल वायलेशन थी। इसी तरह इचरा बाज़ार मार्केट के अंदर भी यही सूरत हाल थी। अब मसला ये आ जाता है कि अब इनको ठीक कैसे किया जाए। एक तो आज जो ताजर बरादरी जो साथ विज़िट कर रही थी उनको वार्निंग दी है कि आप इन मामलात को देखें। कल से मैं बाकी बाज़ार भी जो लाहौर के हैं उनमें और इस तरह पंजाब की जो बड़ी दूसरी मार्केट है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उन शहरों में जाके तो उन मामलात को भी देखा जाए ताकि SOPs जो है उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाए और जो नहीं करेगा उसके मुताबिक उसकी दुकान को बंद कर देंगे, उस मार्केट को बंद कर देंगे, दुकान या मार्केट को बंद कर देंगे। आज आपने लोगों से भी बात की, ताजिरों से भी बात की, जो पासदारी नहीं हो रही है इतनी बड़ी बड़ी तादाद में, आप कह रहे हैं बच्चों को लाने से मना किया, ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं,
लोगों के एग्जैक्टली माइंडसेट क्या है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थियरी इतनी सारी हैं, क्या वो संजीदा नहीं ले रहे हैं, वो समझते नहीं है बीमारी उनको नुकसान पहुंचाएगी, उनको लग गया तो उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाएगी, उनके वालिदैन को नुकसान पहुंचाएगी। क्या माइंडसेट है लोगों का जो पासदारी नहीं कर रहे हैं जब आपने आज उनसे बात की? सर देखें, लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोग इसको बड़ा इजी ले रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि शायद ये अमेरिका के लोगों के लिए बीमारी है, या चीन के लिए है, या इटली और स्पेन और किसी और मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए नहीं है। इन्हें पता होना चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर भी कोरोना के वायरस के वजह से जो डेथ हुई हैं वो भी सैकड़ों की तादाद पहुंच चुकी है। और अभी जो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है कि उसका रिकवरी रेट आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक या अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन कंट्री और बाहर के अमेरिका का मुल्क है, उसकी निस्बत आपका रेट ज़्यादा है रिकवरी का। ये अल्लाह का ख़ास करम है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम एहतियात ना करें। बेएहतियाती कर रहे हैं लोग, इसको सीरियस ले नहीं रहे। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता घर के अंदर एक फ़र्द को हो गया तो ये फिर सारों को फैलेगा, पूरे मोहल्ले में फैलेगा। साहब, आप क्या जुर्मानों के हवाले से भी सोच रहे हैं कि जुर्मानों में इजाफा किया जाए ताकि कम से कम ताजिर भी डरें, बगैर मास्क के कस्टमर्स को ना आने दें, इस हवाले से सख्ती करें? देखें, गुजारिश सुने, इंडिविजुअल को जुर्माने की बात की तरफ तो शाहजेब भाई इस तरह नहीं सोचा गया, और आल्दो के ये प्रोविजन भी मौजूद होती है, उसका हल कोई नहीं है। उसका हल यही है कि अगर पूरी मार्केट के अंदर फ़र्ज़ करें एक पूरी मार्केट है और वो 100 दुकानों पर मुश्तमिल है या 200 दुकानों पर मुश्तमिल है, और वहाँ पर SOPs जो आपने दिए हैं उन SOPs को आपने 20-30% उनकी इम्प्लीमेंट की है, 70-80% आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वायलेशन की है, तो फिर यही बनता है कि उस मार्केट को पूरा लॉकडाउन कर दिया जाए, पूरा बंद कर दिया जाए। अगर तो ये है ना कि मार्केट के अंदर 80% मोर देन 80% आपकी जो है SOPs की आपने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, तो फिर बंदा कहता है ठीक है यार 20% के लिए वार्निंग कर दो, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि 90% तक हो जाए तो बंदा कहता है ठीक है यार, नो इशू एट ऑल, इसको चलने दो। लेकिन अगर आपकी कंप्लायंस ही जो हो वो सारी 20-30% हो, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता कि उस दुकान को या उस मार्केट को और बाकी दुकानों को इजाज़त दी जाए कि जनाब इसको खोल लिया जाए और आप जनाब जिस तरह मर्जी कर ले। फिर इस तरह काम चलना नहीं है। बहुत शुक्रिया। पंजाब के वज़ीर सनअत और तिजारत भी कह रहे हैं इस तरह काम नहीं चलेगा, फिर हमें दुकानें मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में लॉकडाउन की नरमी का फ़ायदा उठाते हुए जहां बड़े ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, वहां हुकूमत के मना करने के बावजूद बच्चों को भी साथ ला रहे हैं, वालिदैन बच्चों को साथ ला रहे हैं, जो हुकूमत का ख्याल है कि ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस से बच्चे महफूज नहीं हैं। पहले ये समझा जाता रहा कि इस वायरस से ज़्यादा ख़तरा बुज़ुर्ग और पहले से बीमार अफराद को है। फिर जो नौजवान हैं उनमें तेज़ी से केसेस सामने आए, उनकी अमवात भी होने लगी, और अब अमेरिका में ऐसे बच्चों के केसेस सामने आए हैं जिसके बाद बच्चों के लिए भी इस वायरस को ख़तरनाक ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनको वायरस लग जाएगा तो वो सिर्फ वायरस के कैरियर होंगे, बल्कि उनकी खुद भी तबीयत ख़राब हो सकती है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात सामने आ रही हैं, तासुर तब्दील हो रहा है। बच्चे कोरोना वायरस से महफूज नहीं हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से बच्चों की अमवात भी हुई। पहले बरतानिया में ऐसे बच्चों को अस्पतालों में लाया गया, बच्चों को तेज़ बुखार था, उनके जिस्म पर रैशेस थे, उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर्स को शुबा हुआ कि उन बच्चों में अलामात एक बीमारी जिसका नाम कावासाकी बीमारी है वो है, और वो हर साल अमेरिका में, बरतानिया में बच्चों को हो जाती है। मगर बाद में पता चला कि इसका ताल्लुक कोरोना वायरस से हो सकता है, क्योंकि जब बच्चों के कोरोना टेस्ट किए गए तो उनमें से कुछ बच्चों के टेस्ट मस्बत आए। यूरोप के बाद अब इन्हीं शिकायत के साथ बच्चे अमेरिका के अस्पतालों में भी लाए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स को शुबा है कि ये बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 85 बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचे और उनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। तिब्बी माहिरीन ने फौरन इस बात की तहकीक शुरू की, और फिर उसके बाद देखा गया कि आया इन बच्चों की यह हालत कोरोना वायरस की वजह से है। इस हवाले से न्यूयॉर्क में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बच्चों में अलामात तो कावासाकी नामी बीमारी ही की हैं, मगर उनमें से ज़्यादातर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क में डॉक्टर हफीजुर रहमान, जो कि माहिर अमराज हैं, बच्चों के अमराज के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं बच्चों में कोरोना का शक किया जा रहा है, हालांकि माजी में कावासाकी नामी जो बीमारी है वो आमतौर पर केसेस आते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, ये क्या इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये कोरोना ही के हैं और ये खतरनाक हो सकता है बच्चों में भी? जी देखिए, जितने ये केसेस हुए हैं, ओवर 100 केसेस ना, ये सब पॉजिटिव आए हैं कोरोना टेस्ट का। सो कोविड-19 टेस्ट वाज पॉजिटिव, तो फिर हमें अज्यूम करना है कि इसका कोई रोल है, मेजर रोल।
पहले जो कावासाकी डिजीज होती थी इसमें कोई वायरस आइसोलेट नहीं होता था और ये केसेस अमूमन होते रहते थे, पीरियडिकली वो ट्रीट देम, लेकिन उनमें कोई टेस्ट वायरस टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता था। अब ये क्योंकि हर बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड-19, सो वी हैव टू अज्यूम, अभी इसके ऊपर जो मैं इंफॉर्मेशन आज आपको दूंगा हो सकता है वो कल डिफरेंट हो, परसों डिफरेंट हो, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वी आर अज्यूमिंग दैट COVID-19 the virus has something to do with it. मगर इन बच्चों में जो अलामात हैं वो रिवायती तौर पर जो कावासाकी बीमारी में होती हैं वही हैं, या उससे हटकर भी कुछ अलामात हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि कोरोना ही की वजह से इस वक्त बच्चे बीमार हो रहे हैं? डिफरेंट, जब कावासाकी भी होता था उसमें भी एटिपिकल कावासाकी भी होता था जिसमें हर क्राइटेरिया नहीं होता था, तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं कुछ क्राइटेरियाज नहीं है। एडल्ट्स में जो डिजीज हो रही है वो ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती थी, फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होते थे हार्ट के और डिफरेंट ऑर्गन्स के। इसमें जो हो रहा है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा फीवर एंड देन रैशेस, और ये रैशेस इतने सीवियर होते हैं कि डर लगता है बच्चे को उठाते भी, इतनी स्किन उसकी इन्फ्लेम्ड होती है। और ये क्यों होता है? इसमें आर्टरीज ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और सबसे वरीसम जो है जब ये इन्फ्लेमेशन हार्ट के वेसल्स में हो जाए, फिर वहाँ एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं और इन्फ्लेमेशन काफी तेज हो जाती है जिससे डेथ भी हो सकती है। मतलब यानी वालिदैन बच्चों के हवाले से भी एहतियात करें, आप कंसर्न है कि बच्चों के लिए भी ये वायरस अब खतरनाक है? बहुत बहुत ये वरीसम, ये ऐसा डेंजरस टर्न हुआ है कि हम जो इस फील्ड में है पीडियाट्रिक्स में बहुत ज्यादा वरीड हैं अभी, और हमें ये तो एहतियात करनी है जो हम कर रहे थे इतनी देर, जिसकी वजह से अडल्ट्स में केसेस कम हुए हैं, लेकिन इसको गार्ड अभी नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वालिदैन समझें, खुद भी एहतियात करें, बच्चों से भी एहतियात कराएं, ना कि गैर जिम्मेदारी का सबूत दें। मुख्तलिफ इंटरनेशनल इस वक्त ममालिक हैं उनमें भी इस वक्त हटाया गया है, तो वो किस तरीके से पासदारी कर रहे हैं अपनी मार्केटों में, अवाम किस तरीके से बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं अपनी हुकूमतों के साथ। सबसे पहले हम आपको जर्मनी लेके जाएंगे और बर्लिन का हम हाल देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जरा देखिए। जी शाहजेब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्लिन के एक शॉपिंग मॉल के सामने, और यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वबा के हवाले से नाफिज लॉकडाउन में नरमी बरती गई है, उसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक मरतबा फिर मामूल के मुताबिक दिख रही है। जैसे कि हमारे नाजरीन में अकब में देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की आमदोरफ्त जारी है, और जहाँ तक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की बात है तो शॉपिंग मॉल में दाखिल होने वाले तमाम अफराद के लिए चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी है, और मॉल में एंट्री एग्ज़िट का एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रास्ते खोले गए हैं ताकि सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले तमाम अफराद की तादाद को नोट किया जा सके। और मॉल के कुल रकबे के एतबार से ही सिर्फ लोगों की महदूद तादाद एक वक्त में अंदर जमा हो सकती है, और इसी तरह दुकानों में भी ग्राहकों और स्टाफ की भी तादाद जो है वो महदूद है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के लिए तकरीबन 20 स्क्वायर मीटर जो है का एरिया जो है वो मुख्तस किया गया है, और काउंटर पर भी बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राहक या 10 लोग ही जमा हो सकते हैं, जबकि दीगर ग्राहकों को 1 से 1.5 मीटर तक के फासले के साथ बाहर कतार में इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ मॉल में अब हर किस्म की जो शॉप्स हैं वो खोल दी गई हैं, और गारमेंट शॉप के दुकानदार जो है वो ख़ास तौर पर ग्राहक को दुकान के अंदर दाखिल होने से पहले हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के बाद ही अंदर दाखिल होने दे रहे हैं। इसके अलावा हेयर कटिंग सैलून्स के लिए ख़ास एहतियाती तदाबीर लागू की गई हैं, और हेयर ड्रेसर को ग्राहक की जो दाढ़ी है वो बनाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह फूड कोर्ट में लोगों को बैठकर खाने की भी इजाज़त नहीं है, अलबत्ता वो टेक अवे ज़रूर कर सकते हैं। लोग पासदारी कर रहे हैं, जो हुकूमत ने कहा है उस बात पर भी अमल कर रहे हैं। मॉल्स खुल गए हैं, वहाँ पर आपने देखा क्या हो रहा है। स्पेन जो इस वक्त कोरोना से मुतासर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, 2,69,000 केसेस और फिर 26,920 अमवात हुई। उसके शहर बार्सिलोना की सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा DW हाफिज अहमद।
जी शाहजेब, दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह स्पेन में भी मरहलावार नरमी की जा रही है कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में। स्पेन में ये लॉकडाउन 4 मराहिल में ख़त्म होगा। 37 डिवीजन्स को अभी तक फ़ेज़ 0 यानी इब्तदाई मरहले में रखा गया है क्योंकि वहाँ पर अभी इत्मीनान नहीं है, हालात तसल्ली बख्श नहीं है, जबकि 13 बड़े शहरों और डिवीजन्स को अगले मरहले में भेज दिया गया है। दारुल हुकूमत मैड्रिड और बार्सिलोना अभी तक फ़ेज़ 0 में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बार्स और रेस्टोरेंट टेक अवे सर्व कर सकते हैं। हेयर सैलून अपॉइंटमेंट के साथ क्लाइंट्स को बुला सकते हैं ताकि एक वक्त में एक ही इंसान को, एक ही क्लाइंट को वो सर्विस दे रहे हों। स्कूल अभी बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, सकाफ़ती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, तिजारती मराकज़ बंद हैं और अशाया ख़ुरनोश की दुकानें या मराकज़ पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ खुले हैं। लोग लाइनों में लग के खड़े होकर समाजी फासले का एहतराम करते हुए ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। वर्जिश के लिए साहिल समंदर और दीगर जगहों पर जाया जा सकता है। लोग इस एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रख रहे हैं और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासले के असूल पर अमल करते हुए लोग सफ़र कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो स्पेन में SOPs की खिलाफ वर्जी बहुत कम हो रही है। ये ममालिक भी बहुत लंबे अरसे तक बंद रहे, उसके बाद इनकी हुकूमतों ने महदूद पैमाने पर खोला है और ये पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक अलग ही सूरत हाल नज़र आ रही है, ना ताजिर बरादरी ना अवाम पासदारी करते नज़र आ रहे हैं। जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान सिद्दीकी से। जी शाहजेब, इस वक्त हम मौजूद हैं टोक्यो के एक शॉपिंग मॉल में और यहाँ पर हम आए ख़रीदारी करने और हम आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। कोरोना के सीज़न में जब आप शॉपिंग मॉल में दाखिल होते हैं तो आपको आपका जो ट्रॉली होती है उसको सैनिटाइज़ कराया जाता है, फिर आपको हाथ सैनिटाइज़ कराए जाते हैं, फिर जब आप ख़रीदारी करते हैं तो एक बाकायदा एक डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है और जब आप ख़रीदारी मुकम्मल कर लेते हैं तो कैश काउंटर के पास आपको एक डिस्टेंस रखा जाता है कि आप लोग एक दूसरे थोड़ा सा दूर रहें। और उसके बाद जब आप काउंटर पे पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी काउंटर बॉय और जो कस्टमर के दरमियान एक वॉल बनाई गई है प्लास्टिक की, ताकि एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट ना हो सके और आपका जो कैश कार्ड होता है या आपकी पेमेंट होती है वो डायरेक्ट आपके हाथ से नहीं पकड़ी जाती बल्कि उसको आप ट्रॉली पर रखते हैं ताकि उसको सैनिटाइज़ किया जा सके। तो जापानी कौम कोरोना के सीज़न में इंतहाई एहतियात के साथ ये वबा का सीज़न गुजार रही है ताकि कोरोना की जो बीमारी है वो किसी एक से दूसरे अफराद में मुंतकिल ना हो सके और ये वक्त जो है आराम से और एहतियात से गुजरा जा सके। हम जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। जापान में भी, दुबई में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिप्ते आरिफ से जानते हैं। जी शाहजेब, दुबई में भी जो है वो बंदिशें, लॉकडाउन हटा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और मुख्तलिफ कवायद और ज़वाबित के तहत जो है वो मॉल्स खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन उसमें जो है ऑक्यूपेंसी 30% की इजाज़त है। यानी अगर 100 लोग एक मॉल में आ सकते हैं तो 30 लोगों को इजाज़त है कि वहाँ आ सकें। गाड़ियों को भी दाखिल होने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा दाखिल होंगी तो लोग भी मॉल्स में ज़्यादा दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो गाड़ियों को, पार्किंग को ही देख लिया जाता है कि यहाँ पर 30% ऑक्यूपेंसी हो गई है, उसके बाद ये मना कर दिया जाएगा जी। और बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में गाड़ियों के दरमियान जो पार्किंग होती है उसमें भी बैरियर खड़े किए गए हैं और गाड़ियों के दरमियान भी फासला रखा जा रहा है। जबकि जब लोग यहाँ मॉल्स में दाखिल होते हैं तो थर्मल स्कैनर लगाए हैं जो लोगों के बॉडी का टेम्परेचर नोट करते रहते हैं और बाज़ दुकानों पर तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी का बोर्ड भी लगा है कि इतनी तादाद में लोग इस दुकान में दाखिल हो सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो उनको दाखिले से मना कर दिया जाएगा। फिर शॉपिंग मॉल्स में जब आप अदायगी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी फासले पर जो है वो डिस्टेंस रखने का बोर्ड लगा है और उसमें बताया जाता है कि इतना डिस्टेंस रखा जाए। और अदायगी देते वक्त जो है वो अमूमन नोट इस्तेमाल नहीं किए जा रहे बल्कि यहाँ पर प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मास्क लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स ऑप्शनल हैं, यहाँ पर पहने ना पहने। मास्क लगाए बगैर अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 1000 धर्म से 3000 धर्म यानी पाकिस्तानी 40,000 रुपये से लेकर 1,20,000 धर्म का जुर्माना हो सकता है। यानी 1,20,000 धर्म आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आपने ये मास्क नहीं पहना। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल किया जा रहा है और लोगों को मुतवातिर बताया जा रहा है कि उनको सख्ती से फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा और ये पूरी रियासत के लिए भी नुकसानदेह होगा। जी, ये दुनिया में तवील लॉकडाउन के बाद, मार्केटें खुलने के बाद हो रहा है। पाकिस्तान में उसके बरक्स सूरत हाल है। रश लगा हुआ है, ना ताजिर SOPs पर की पाबंदी कर रहे हैं, ना अवाम कर रहे हैं। बच्चों को मार्केटों में लेके जा रहे हैं वालिदैन। और जैसा कि हम बता रहे थे कि अमेरिका में भी कावासाकी नामी बीमारी बाकायदा तौर पर बच्चों में को मुतासिर कर रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी
शुगर कमीशन के सामने पेश हो गए। आज ही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी कमीशन के सामने पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। इस हवाले से सिंध के एडवोकेट जनरल का खत सामने आया जो उन्होंने DG FIA को लिखा है। इस खत के हवाले से भी बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे वजीर आला पंजाब की पेशी की। चीनी के बहरान के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि चीनी और गंदम के बहरान की तहकीकात के दौरान बार बार उनका नाम सामने आया है। हमारे ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कमीशन को बताया कि चीनी सब्सिडी देने का फैसला उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद किया था। इस हवाले से पहली मीटिंग 2 अक्टूबर 2018 को हुई थी। वजीर आला पंजाब ने कमीशन को बताया कि वफाक से मुशावरत के बाद पंजाब की 15 शुगर मिल्स को सब्सिडी देने की मंजूरी 29 दिसंबर 2018 को भावलपुर में होने वाले काबीना इजलास में दी गई। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने कमीशन को बताया कि अक्टूबर 2018 में उन्होंने काश्तकारों के एहतजाज और शुगर मिल मालिकान के मुतालबात पर एक कमेटी तश्कील दी और 30 नवंबर 2018 को शुगर मिल मालिकान ने गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं की। उस पर काश्तकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया, हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। उस्मान बुज़दार के मुताबिक उन्होंने अपनी कमेटी की सिफारिश पर 30 नवंबर 2018 को उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर को काश्तकारों शुगर मिल्स के मामले के हल के लिए खत भी लिखा। दिसंबर 2018 को ECC की मीटिंग, जिसकी सरबराही वफाकी वजीर खजाना असद उमर कर रहे थे, उस मीटिंग में 10 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मशरूत इजाज़त दी गई और सब्सिडी का तयन सूबे करेंगे, ये कहा गया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन को बताया कि ECC के इजलास के बाद शुगर मिल मालिकान की तरफ से क्रशिंग में ताखीर पर सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श और उस वक्त के वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने मुझे ब्रीफिंग दी। इन दोनों वज़रा को सुनने के बाद काबीना की तरफ से सिफारिश की गई कि 5.35 रुपए फी किलो के हिसाब से 3 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी जाए। और सब्सिडी देने के फैसले पर कमेटी अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह चुकी है कि जिन शुगर मिल मालिकान ने सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली, उनका हुकूमत की फैसला साजी में सियासी असर रसूख था, इसलिए उन्होंने महदूद वक्त में भरपूर माली फ़ायदा पंजाब हुकूमत से उठाने की कोशिश की। फैसला काबीना ने किया, मगर काबीना का किरदार सिर्फ रबर स्टैंप का रहा, ये रिपोर्ट में कहा गया था। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बाअसर शुगर इंडस्ट्री को 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का मामला पहले ही से तयशुदा था और पंजाब हुकूमत ने बस रबर स्टैंप का किरदार अदा किया। उस वक्त के सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने 3 समरियों में सब्सिडी देने की मुखालफत की थी और ये समरियां चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ज़ेरे गौर थी। इस दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 29 दिसंबर 2018 को भावलपुर में सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। काबीना के एजेंडे में चीनी की सब्सिडी का मामला शामिल ही नहीं था, मगर वजीर खुराक ने हैरानकुन तौर पर एजेंडे में सब्सिडी का मामला पेश कर दिया। काबीना अराकीन में इजलास से पहले ना तो कोई समरी तकसीम की गई और इजलास में भी समरी पेश नहीं की गई। खबर के मुताबिक काबीना इजलास के अगर कमेंट से देखे जाएं और मिनट से मालूम होता है कि फूड डिपार्टमेंट और वजीर आला उस्मान बुज़दार की राय एक ही थी और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि सब्सिडी दी जाएगी। इस बहरान के दौरान बार बार उस्मान बुज़दार का नाम सामने आया। गंदम के बहरान में भी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आयद की गई, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी वक्त पर नहीं की, जो बहरान की बड़ी वजह बनी। साथ ही रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि महकमा खुराक में बार बार तब्दीलियाँ की गई। इस हवाले से भी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने महकमा खुराक में तब्दीलियां सियासी दबाव में की। उन्होंने 7 माह में 4 फूड सेक्रेटरी तब्दील किए। एक फूड सेक्रेटरी ने FIA की कमेटी को बताया कि महकमा खुराक के कई अफसरान को वजीर आला हाउस के ज़बानी अहकामात पर हटाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने वजीर आला पंजाब से भी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि यह सच है कि सियासी अफराद ने तकर्रियों और तबादलों के लिए वजीर आला हाउस से रब्ता किया और कुछ तब्दीलियाँ सियासी बुनियादों पर की गई। अब आज कमीशन के सामने पेश हुए, क्या मामला हुआ, नुमाइंदा खुसूसी जाहिद बिश्कोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, ज़राए क्या बता रहे हैं, आज उस्मान बुज़दार ने जो सब्सिडी देने की जिम्मेदारी है वो किस पर डाली? जी शाहजेब, आज पंजाब के वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार ने जहां पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और ये एक अहम स्टेटमेंट है जो कि कमीशन के सामने उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। उसके सामने 10 अहम तरीन क्वेश्चन रखे गए थे जिनको उनके जवाबात देने थे। जो उन्होंने जवाब दिए हैं उसका पहला जिस ये है, उन्होंने कहा कि तमाम तर जो शुगर की सब्सिडी का मसला था और एक्सपोर्ट का मामला था वो उसने और उसकी कैबिनेट ने वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर मशावरत
के साथ किया था। इसके अलावा उनसे ये सवालात पूछे गए थे कि क्या वजह थी, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, उसका बैकग्राउंड हमें बताइए कि आपको 3 अरब रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान को क्यों देनी पड़ी थी। तो उस पर उन्होंने बताया कि सितंबर 2018 में उन पर शुगर मिल मालिकान की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था उनकी हुकूमत पर और काश्तकारों का भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 मिलियन मेट्रिक टन जो चीनी है वो सरप्लस में है, लिहाजा उनको सब्सिडी दी जाए और चीनी की बरामद के लिए उनको इजाज़त दे दी जाए। उस पर उन्होंने मशावरत की, एक कमेटी बनाई 4 वज़रा की, उसकी सिफारिशात की रोशनी में वफाक को ख़त लिखा जिस पर उन्होंने उसकी इजाज़त मांगी ताकि जो ग्रोवर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके और क्रशिंग जो सीज़न है वो टाइम पे शुरू हो सके। उसके बाद कमीशन के सामने उन्होंने ये बात रखी है कि जब ख़त लिखा गया था उसके बाद इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गई थी। असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। नवंबर में और दिसंबर के महीने में ये मीटिंग हुई थी, उस पर डिस्कशन हुई कि आया कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तमाम तर सिफारिशात के बाद ये फैसला किया गया था कि दोनों सिंध और पंजाब पर ये चीज़ छोड़ी जाए, वो सब्सिडी देना चाहते हैं तो दें और साथ ही कुछ कंडीशंस के साथ चीनी की बरामद की इजाज़त दे दी गई थी 1 मिलियन मेट्रिक टन। इस पर उन्होंने जो बताया है कमीशन को कि ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो कि वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर मशावरत के साथ उसकी हुकूमत ने 15 शुगर मिलों को 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फ़ैसला किया गया था ताकि वो ग्रोवर्स को फ़ायदा उसका कुछ ना कुछ पहुंचा सकें। और साथ ये बात उन्होंने वाज़े तौर पर रखी है कमीशन के सामने, जो चीनी की कीमतों का तयन था या फिर इनकी इजाफी कीमत, इसके अलावा एक्सपोर्ट करना या 2 मिलियन मेट्रिक टन जो कि सरप्लस, उसकी तहकीकात नहीं की गई थी, क्या वाकई सरप्लस शुगर मौजूद थी या नहीं। उन्होंने ये तमाम तर वजारत सनत, इसके अलावा वफाकी हुकूमत पर तमाम तर चीज़ें छोड़ दी हैं कि उन्होंने ये फैसले किए थे, उसके बारे में वफाक से ही पूछा जाए। मगर तहकीकात पहुंची कहां तक है कमीशन की? शाहजेब, जो अब तक कमीशन ने तहकीकात की हैं उसमें जो उनको रिकॉर्ड हासिल किया, कमीशन ने जो रिकॉर्ड हासिल किया है उसमें हैरान कुन इंकशाफात नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसी ही मशाबियत है जिस तरह फेक अकाउंट्स की थी, इस केस में बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। जो कुछ रिकॉर्ड जियो टीवी ने, जो मैंने और हमारी टीम ने हासिल किया है, उसकी मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया है, उसको देखा है, उस पर मज़ीद तहकीकात की हैं। जिस तरह मैं आपके सामने 2 इम्पॉर्टेंट केसेस रखना चाहता हूँ। एक 9 शुगर मिलें टोटल हैं, उन्होंने 10 जो बड़े लोग थे जिनको करोड़ों या अरबों में ट्रांजैक्शंस हुई थी, उसमें एक मिल का केस स्टडी हमने किया है जो कमीशन के सामने रिकॉर्ड रखा गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 10 जो बड़ी ट्रांजैक्शन थी उनमें जो हमने देखा है कि 10 में से 6 लोग जिनको 86 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन दी गई थी वो FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसमें एक सैंपल केस हमने उठाया था कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको चेक करना चाहिए कि ये कौन है। हमें पता चला कि मुजफ्फरगढ़ से 70 किलोमीटर दूर एक कोट सुल्तान छोटा सा शहर है, गांव से एक आदमी का शिराज अहमद का ताल्लुक है, वो वहां पर एक रहीम यार खान में शुगर मिल है, उसमें एक छोटा सा ऑफिस बॉय है, वो उसके नाम पर 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है जो कि FBR के साथ रजिस्टर नहीं है और ना ही उसको मालूम है। इसके अलावा जो कि एक और केस हमने देखा है, एक शुगर मिल ने 40% गन्ना एक आदमी के नाम पर ख़रीदा है जो कि कमीशन के सामने ये रिकॉर्ड रखा गया था। वो आदमी FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने उसकी डिटेल अपने सोर्सेज से निकलवाई, उसका रिकॉर्ड निकलवाया कि ये कौन आदमी है, उसका ताल्लुक खानपुर से है और उसकी एक छोटी सी दुकान है जिसने ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की हैं और साथ ही ये एक मिल का 40% गन्ना ख़रीदा है। और हमारी मालूमात में ये वो 90 लोग हैं कुल मिला के इस 9 शुगर मिलों के जिनको कल से शुगर कमीशन ने बुलाना शुरू कर दिया है ताकि उनको टेस्टिफाई किया जा सके कि उनके नाम पे इतना ज़्यादा गन्ना कैसे खरीदा गया है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कमीशन के सामने पेश हो गए, असद उमर भी पेश हो गए। असद उमर ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म के पेश होने की ज़रूरत नहीं है, मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश नहीं हुए। इस हवाले से सिंध के एडवोकेट जनरल का खत सामने आया है जिसके मुताबिक एक खत के जरिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शुगर कमीशन के सामने 13 मई को पेश होने के लिए कहा गया और कहा गया है कि वो 2017 और 2018 के दरमियान
चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी के हवाले से तफसीलात से आगाह करें। मगर मसला यह है कि वजारत दाखिला ने जो इंक्वायरी कमीशन के TORs दिए हैं, ये तलबी उन TORs के मुताबिक नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। अब सिंध हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने जो कमीशन को TOR दिए उसमें 2017-2018 की नहीं बल्कि पिछले साल की सब्सिडी के हवाले से तहकीकात का कहा गया था। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्ज़ा बाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्ज़ा बाब, बहुत शुक्रिया। क्या वजह है, अगर पेश हो जाएं अपनी सब्सिडी का बता दें, क्या वजह है कि नहीं पेश हो रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब भी तो पेश हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, जब 2019 के आखिर में पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस हुआ, शुगर की प्राइसेस में बड़ा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हुआ, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस ज़माने में इंक्वायरी कमेटी एक तश्कील दी ताकि इंक्वायरी की जा सके और वो मोहरकात जाने जा सकें क्यों प्राइस में इंक्रीज़ होता है, किसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो नेचुरली 2019 का जिक्र था ये। तो 2018 ले लें, 2019 ले लें, 2020 ले लें, इन तीनों सालों में सिंध हुकूमत ने शुगर के हवाले से कोई सब्सिडी नहीं दी है। और इसीलिए एडवोकेट जनरल सिंध ने आज सुबह अपने ख़त में ये बात FIA को इन्फॉर्म की थी कि वज़ीर आला सिंध का या सिंध हुकूमत का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये पर्टेन करती है इंक्वायरी 2019-2020 के लिए। ये वो साल है जब कोई किस्म की सब्सिडी सिंध हुकूमत ने शुगर सेक्टर को नहीं दी थी। और आपका जो कानून है 2017 का, वो भी ये कहता है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है आप उसके हिसाब से अपनी इंक्वायरी कर पाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये था। और अभी मैं जाहिद गुशकोरी साहब की बात सुन रहा था, तो वो भी जो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात कर रहे थे, वो 2018-19 की बात कर रहे थे। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2018 हो, 19 हो, 2020 हो, इसके अंदर सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। जिस साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उस साल चूंकि हमने सब्सिडी दी नहीं है तो हम उस इंक्वायरी कमेटी के एम्बिट में आते नहीं है, इसलिए वज़ीर आला सिंध को पेश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं आपको मिसाल दूं कि मैं क्यों कह रहा हूं ये, कि वज़ीर आला पंजाब 2018 से पहले शहबाज शरीफ साहब थे, उनको समन नहीं किया गया। कोई भी 2018 से पहले का जो पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसका ताल्लुक शुगर इंडस्ट्री से था या उसका हुकूमत से था, सब्सिडी से ताल्लुक था, उनको समन नहीं किया गया। पंजाब में भी उन्होंने 2018 के बाद के वज़ीर आला को समन किया है। ये शो करता है कि इंक्वायरी 2018 के बाद की है, 2018 से पहले की नहीं। ये आम नुक्ता है, मगर क्या उसमें जो समन है उसमें, क्योंकि पहले उन्होंने समन किया, उसके बाद आपने मना किया कि जी आपके TORs के मुताबिक नहीं आता, उसके बावजूद उन्होंने समन किया कि नहीं जी आपको फिर भी पेश होना है, तो उन्होंने कोई वजह बताई है या ये बताया कि नहीं हमें इस साल के लिए बुला रहे हैं, पिछले साल के लिए नहीं बुला रहे हैं? क्या बुलाया अगर उन्होंने आपकी इस बात को मुस्तरद किया है कि आप TORs के एम्बिट में नहीं आता और फिर भी कह रहे हैं कि पेश हो? देखिए, उन्होंने अपने जो ख़त उन्होंने वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया था उसमें खुद लिखा है उन्होंने कि हम आपको 2017 और 18 के लिए बुला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा वाज़ेह है। अब सवाल ये है कि क्या 2017-18 के हवाले से इंक्वायरी करने का इस्तेहकाक उस इंक्वायरी कमीशन को है? हमारे हिसाब से नहीं है, TORs के हिसाब से नहीं है, इंक्वायरी कमीशन का कानून भी यही कहता है कि नहीं है। दूसरी, शादिब साहब मैं आपको गुजारिश करूँ कि हमने जो सब्सिडी दी थी वो दिसंबर 2017 में दी थी। अगर आप चाहेंगे मैं आपको फिगर्स कोट कर सकता हूँ कि दिसंबर 2017 से लेकर 2018 तक शुगर प्राइसेस जो है वो अंडर कंट्रोल रही, बल्कि उसमें कमी आई। यानी कि हमारे जो इकदाम थे उसकी वजह से शुगर प्राइस में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि शुगर की कीमतों में कमी आई और पब्लिक को उसका बेनिफिट हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है सिंध हुकूमत ये समझती है कि शायद इंक्वायरी को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, शायद किसी शख्स को बचाने के लिए इंक्वायरी के दायरे कार को बढ़ाया जा रहा है ताकि इतने लोग इसमें शामिल हो जाएं कि प्रॉपर पिन पॉइंट ना कर पाए कि कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार थे 2019 और 2020 के शुगर क्राइसिस के लिए। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा बाब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल उठ रहा है, अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर आज़म को बुलाएं क्योंकि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर नहीं दी होगी पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी, मगर बुला रहा है शुगर कमीशन मुराद अली शाह को और बुला रहा है 2017-18 की सब्सिडी पर। मगर सिंध हुकूमत कह रही है कि उस पर फिर आप दूसरे सूबों के वज़ीर आला को क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि उस वक्त तो शहबाज शरीफ थे। बहुत सारे सवाल हैं जो पैदा हो रहे हैं। ये शुगर कमीशन ही बता सकता है कि क्या वजह हुई कि अपने TOR से हट के मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।